I will retire at the right time, August 2027, subject to divine intervention. So I've heard of Lapata ladies, but I've never heard of Lapata vice president. Where Bangladeshis are hiding in this country nowadays, a lot of them, they say, are in Bihar. So I'm sure he can easily find out. And he must be knowing. So I request him to make a public statement. Let us know where he is, where his residence is, so that we can go and... लो देख लो, अब 2027 में रिटायर होने वाले धनखड़ साहब अपने घर से भी गायब हो गए और अपनी वाइस प्रेसिडेंट की चेयर से, या यूं बोलो तो सुप्रीमो ने कहीं उनको रिटायर करवा दिया है। वैसे भी हमारे देश की राजनीति हमें बोर होने का मौका कहाँ देती है भाई साहब। कभी ईवीएम हैक का मामला राहुल गांधी लेके आते हैं, कभी जीएसटी का फरमान आ जाता है, तो कभी कोरोना काल में मोदी जी यहाँ अपने मिडिल क्लास से थाली बजाने का काम करते हैं। और बीच बीच में राजनीति में चेस का चेकमेट का गेम तो चलता ही रहता है। हुआ यूं था कि 25 जुलाई को धनखड़ साहब शाम को 6 बजे के आसपास अपने 23 जुलाई, जहां पर वो राजस्थान में जयपुर के दौरा करने वाले थे, उसका प्लान बना रहे थे। और सुबह वाले सत्र में, जो 25 जुलाई का मानसून का पहला सत्र था राज्यसभा में, तो वहां पर वो विपक्ष को भी और सरकार को भी हिदायत दे रहे थे कि भाई अपने इस संसद में देश के मुद्दों पे चर्चा की जानी चाहिए, किसानों की समस्याओं के बारे में चर्चा की जानी चाहिए, और हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे बनाया जाए, कैसे सुधारा जाए, कैसे गरीबों की मदद की जाए, उस पर चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने सबसे पहले आते ही ऑपरेशन सिंदूर में हमारे जवानों को बधाई भी दी, और जो लोग ऑपरेशन सिंदूर से पहले टेररिस्ट द्वारा पहलगाम में मारे गए थे, उन सभी के परिवारों को सांत्वना देते हुए कहा कि पूरा देश आपके साथ खड़ा है। In response, our nation stood united, rallying behind Operation Sindoor to neutralize terrorist hideouts across the border. Tragic and cowardly terrorist attack in Pahalgam on April 22 took innocent lives, deeply wounding our collective conscience. उन्होंने अपोजिशन की जस्टिस वर्मा के केस को भी एक्सेप्ट कर लिया था, क्योंकि जस्टिस वर्मा के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। Of the Judges Enquiry Act 1968 to constitute a statutory committee for removal of Justice Yashwant Verma, Judge of the High Court of Judicature at Rajasthan, at Allahabad. This has been received by me today. It is signed by more than 50 members. उन्होंने सबसे पहले खड़गे साहब को भी उनके जन्मदिन की बधाई दी, और तो On behalf of this House and myself, warmest greetings and heartfelt wishes to Sri Mallikarjun Kharge, leader of the opposition in Rajya Sabha. सब कुछ सही तो जा रहा था, अचानक रात को 9 बजे वाइस प्रेसिडेंट इंडिया के ट्विटर हैंडल पे अचानक सा लेटर आता है, जहां पर धनखड़ साहब आर्टिकल 60A1 के तहत अपनी सेहत का हवाला देते हुए अपनी पद से रिजाइन कर देते हैं, और वो कहीं लोगों को खास जम नहीं रहा है। हाँ, बीजेपी को बड़ा रास आ रहा है, क्योंकि जहां पर Nothing is good for record. माय लॉर्ड रिकॉर्ड करने वाली बात तो ये है कि जहां बीजेपी के अपने पीएम नरेंद्र मोदी जी किसी मूवी टिकट या किसी मूवी के ब्लॉकबस्टर होने पे ट्वीट करते हैं, क्रिकेट के एक छोटे से मैच को वो नहीं छोड़ते। आवाज आ रही है। फिर भी धनखड़ साहब जैसे इतने बड़े पद से वो रिजाइन दिया, लेकिन फिर भी 15 घंटे तक उनका कोई भी रिएक्शन नहीं आया। ऐसा कैसे हो सकता है भाई? लेकिन महज 15 घंटों के बाद उनका एक सड़ा सा ट्वीट आता है, जहां पर लग रहा था कि भाई ये बड़े ऊपर वाले मन से कहीं वो रेजिग्नेशन जब दिया तो उनके लिए ट्वीट कर रहे हैं, उनकी हेल्थ की कामना कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पीएम मोदी इतना ट्वीट तो अपनी विपक्षी पार्टी वाले के लिए भी कर देते हैं। द्रौपदी मुर्मू जो हमारे देश की प्रेसिडेंट है, उन्होंने भी लेटर को बड़ी जल्दी से एक्सेप्ट कर लिया। इसका मतलब तो यही हो गया कि अब धनखड़ जी के लिए ना कोई रिकॉग्निशन स्पीच, ना कोई फेयरवेल, किसी भी प्रकार का कोई भी आयोजन नहीं किया गया। तो ऐसा तो क्या हो गया हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट को कि उन्हें अचानक से रिजाइन देना पड़ा, या हो सकता है कि मोदी जी कहीं नाराज हो गई हों, क्योंकि ऐसा हमारे देश की राजनीति में आज से पहले कभी नहीं हुआ जब एक देश का सिटिंग वाइस प्रेसिडेंट अचानक से
रिजाइन दे दे। हाँ, ये बात अलग है कि वीवी गिरी और आर वेंकटरमन, इन दोनों के केस में भी सेम ऐसा ही हुआ था, लेकिन उन दोनों ने तो रिजाइन किया था क्योंकि भाई वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहते थे। बल्कि यहाँ तो कोई राष्ट्रपति का चुनाव नहीं था, यहाँ तो सिर्फ एक छोटा सा सेहत का हवाला देके उन्होंने अपने पद से रेजिग्नेशन दे दिया। तो इतना तो साफ है कि भाई 21 जुलाई के दिन में ऐसा कुछ तो हुआ होगा जिसकी वजह से हमारे देश के सिटिंग वाइस प्रेसिडेंट को अचानक से अपना अस्तित्व देना पड़ा। हालांकि ये बात अलग है कि उनके सेहत में जब ये साल शुरू हुआ तब कुछ दिक्कत थी, लेकिन उसके बाद तो सब सही चल रहा था। दिल्ली में बहुत सारे स्कूल्स में और जहां डीयू की यूनिवर्सिटीज में जाकर वो भाषण देते हैं। My young friends, if you have heard of Ides of March, those of you who have read Julius Caesar, where the soothsayer cautions Caesar, beware of Ides of March. सब कुछ सही चल रहा था, सुबह के 70 में राज्यसभा को भी संबोधित करते हैं, लेकिन अचानक से ये कुछ जम नहीं रहा है मेरे को। तो आज हम इन्हीं बातों के बारे में डिस्कस करेंगे कि ऐसा तो क्या हुआ 21 जुलाई के दिन में जो उन्हें अपने पद को छोड़ना पड़ा, या यूं बोलूं कि कहीं सुप्रीम डॉन ने उनसे छुड़वा तो नहीं दिया। तो उनमें से न्यूज़पेपर और सूत्रों की माने तो एक कारण तो ये बताया जा रहा है कि 21 जुलाई के मानसून सत्र के पहले ही दिन उन्होंने अपोजिशन को खुश कर दिया। उन्होंने अपोजिशन की जस्टिस वर्मा को हटाने की मांग पर, जहां पर अपोजिशन काफी तैयारी करके आई थी और 50 से भी ज्यादा सिग्नेचर वो साइन करवा के लाए थे अपने एमएलए से, जिसके कारण धनखड़ साहब ने स्ट्रेटेजिक कमेटी फॉर रिमूवल ऑफ जस्टिस जसवंत वर्मा को मंजूरी दे दी। वही जस्टिस वर्मा जिनके घर पे ज्यादा कुछ नहीं, बस करोड़ों रुपए के जले फुले नोट मिले। जहां एक तरफ हमारे देश के 200 मिलियन से भी ज्यादा लोग एक टाइम का खाना नहीं खा पाते हैं, वहीं यहाँ पर काला धन जस्टिस वर्मा ने खा खा के दबा दबा के सरकार का जमा करके रखा। उन्होंने इस मुद्दे पर सरकार को भी फटकार लगाई और जुडिशरी को भी यहाँ पर उन्होंने नहीं छोड़ा अपने संसद सत्र के पहले ही दिन, क्योंकि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने इन हाउस मैकेनिज्म के तहत ये कमेटी बनाई जजों की, सवालों गवाहों से पूछताछ करते रहे एक रूम के अंदर ही। वहां से एक रिपोर्ट बनती है और वो सीधी सीजीआई को जमा होती है। फिर सीजीआई डिफेंड करेगी कि भाई जस्टिस वर्मा के साथ क्या करना है, उनको हटा दिया जाता है, उनका ट्रांसफर किया जाता है, या फिर उनपे कोई एफआईआर सीबीआई केस या जो आम नागरिक के केस में होता है वो सब। लेकिन धनखड़ जी ने यहाँ पर जुडिशरी को सीधे सीधे न्याय का हवाला देते हुए कहा कि आप कोई कार्यपालिका है नहीं कि आप अपने आप ही डिसीजन ले रहे हैं, अपने आप ही लोगों को। इस मामले में धनखड़ जी ने कॉन्स्टिट्यूशन का हवाला देते हुए कहा कि आप कोई कार्यपालिका नहीं है, आप कोई पुलिस सीबीआई नहीं है जो अपने आप ही अपने एक मकान के अंदर ही सब डिसीजन ले लिए और जस्टिस वर्मा को दोषी ठहरा दिया या फिर उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया हो। और ना ही आपकी कमेटी पुलिस की कार्यवाही को रिप्लेस कर सकती है, क्योंकि अभी तक जस्टिस वर्मा के ऊपर कोई भी एफआईआर सीबीआई केस नहीं हुआ। We are confronted with a jarring reality. A judge's residence in Lutyens, Delhi had burnt notes, cash haul. There is no FIR till date. We have in the country rule of law, criminal justice system. And if I go to the legal field which is occupied by legislation, there can be no occasion whatsoever to delay even for a moment. यहाँ तक कि उनकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो तो स्टार्ट भी नहीं हुई है, बस सवालों से पूछताछ, गवाहों से पूछताछ, सवालों का हेराफेरी चल रही है। यही केस अगर आम आदमी के घर में होता और उसके घर में अगर करोड़ों रुपए मिल जाते तो भाई हो हल्ला हो जाता। अब तक तो एफआईआर जमा होती, सीबीआई पीछे पड़ती, सीआईडी पीछे पड़ती, पुलिस पीछे पड़ती, स्टेट पुलिस, नेशनल पुलिस, मैं कह रहा हूँ इंसान का कचुम्बर निकाल देते अब तक। लेकिन यहाँ तो बस बैलगाड़ी की तरह बस धीरे धीरे चला जा रहा है। और इसके साथ ही धनखड़ जी ने सुप्रीम कोर्ट को फटकार लगाते हुए कही कि अपनी औकात में रहकर काम करो, पार्लियामेंट से ऊपर जाने की और फड़फड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर हमारी पार्लियामेंट ने कार्यपालिका बना रखी है तो उससे ऊपर ना जाने की कोशिश करें, बस अपने कुछ दायरे में रह के काम करिए, गवर्नमेंट को रोकने का प्रयास ना करें। हालांकि ये सब वही बातें हैं जो मोदी जी जुडिशरी को बताना चाहते हैं, लेकिन यहाँ क्या वो खुद बोल नहीं पाते, तो उन्होंने क्या धनखड़ जी को आगे किया कि आप बोलिए हमारी बातें गवर्नमेंट। अब धनखड़ जी ने तो ये काम अपने सुप्रीमो को खुश करने के लिए कहा, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कि मोदी शाह की जोड़ी इससे नाराज हो गई है, क्योंकि मोदी शाह की जोड़ी जो हमारी सरकार है वो चाहती थी कि अब जस्टिस वर्मा के केस को अपने हिसाब से हैंडल करें। गवर्नमेंट इसे अपने हिसाब से जुडिशरी पर प्रेशर बना के हैंडल करना चाहती थी,
क्योंकि अगर जस्टिस वर्मा को हटाने की मांग आप स्वीकार कर रहे हो तो आप अपोजिशन को एक मौका दे रहे हो कि आप जस्टिस शेखर यादव को भी हटाइए। अरे वही जस्टिस शेखर यादव जिन्होंने एक बहुत ही विवादास्पद बयान दिया था जो एक किसी सिटिंग जज को नहीं बनता है। और लेकिन जो कठुल्ला है जिसे कह लीजिए आप, क्योंकि वो देश के लिए घातक है, बिगाड़ने वाले लोग हैं, जनता को भड़काने वाले लोग हैं, देश आगे न बढ़े इस प्रकार के साफ साफ है कि भाई बीजेपी नहीं चाहती है कि जस्टिस शेखर यादव को भी हटाया जाए, क्योंकि वो तो उनका ही पपेट है ना, उन्होंने तो वहां पर उसे जुडिशरी में जाके बैठाया है। अगर वो ही हट जाएगा तो सीधी सी बात है गवर्नमेंट की जो जुडिशरी पर जो पकड़ है वो कमजोर होने लगेगी, फिर जुडिशरी ही गवर्नमेंट से सवाल पूछने लगेगी। तो ये तो गलत है ना। खुद का कुत्ता अगर खुद को ही काटने लग जाए तो फिर क्या है, मारना ही पड़ेगा। जिसके चलते धनखड़ जी और गवर्नमेंट के बीच थोड़ी कहा सुनी थोड़ी फड़फड़ाहट हो जाती है, जहां पर धनखड़ अपनी पावर गिनाते हैं और गवर्नमेंट अपनी एमएलए गिनाती है, जिसकी वजह से ज्यादा कुछ नहीं, बस इम्पीचमेंट ऑफ थ्रेट का केस सामने आता है। वही इम्पीचमेंट थ्रेट आप सही समझ रहे हैं, जिसे संवैधानिक या कानूनी रूप से हम क्या धमकी भैया, जहां पर कोई भी प्रेसिडेंट अगर संविधान का उल्लंघन करता है, जिसके जो व्यवहार है उसमें सदुपचार यानी जिनका व्यवहार थोड़ा गड़बड़ रहता है, और जो अपने पद का दुरुपयोग करता है। पद का दुरुपयोग का मतलब बेसिकली यही है कि तुम विपक्ष को बोलने का मौका दे रहे हो, क्योंकि धनखड़ जी को बैठाया किसने, मोदी ने ही तो जाके खड़ा किया है। बोलने को वो वैसे ही राज्यसभा के चेयर ऑफ पर्सन है, लेकिन है तो बीजेपी के आदमी ना। गवर्नमेंट तो चाहेगी ना कि वो उनसे कम सवाल विपक्ष को पूछने दें, जबकि धनखड़ जी ऐसा नहीं कर रहे थे हाल फिलहाल के कुछ दिनों में। तो इसका इम्पीचमेंट ऑफ थ्रेट आता है, जिससे क्या है कि सरकार टाइम टाइम पर धनखड़ जी को ये चेतावनी दे रही थी कि अपनी सीमा से बाहर, अपनी औकात से बाहर ना हो, जैसा गवर्नमेंट चाहती है वैसा ही करो। अब इससे ज्यादा और जलालत ना सहन करनी पड़े तो हमारे धनखड़ साहब जी ने रात 9 बजे आर्टिकल 60A के तहत अपनी सेहत का हवाला देते हुए अपने पद से रिजाइन कर दिया। लेकिन दिक्कत यह है कि धनखड़ जी को याद कैसे रखा जाएगा, उनकी लेगेसी क्या थी। तो देखिए, धनखड़ जी हमारे देश की वाइस प्रेसिडेंट होते हैं और इसके साथ साथ वो राज्यसभा के चेयर ऑफ पर्सन भी थे, जहां पर उनका काम था कि वो सुनिश्चित करें कि राज्यसभा में संविधान का पालन हो, निष्पक्षता से वाद विवादों पर चर्चा होनी चाहिए तथा देश में जो किसानों की मांग है, देश की जनता की मांग है, दोनों साइड के एमएलएज हैं, एमपीज हैं, वो सिर्फ उन्हीं मुद्दों को ध्यान में लाएं और अपोजिशन को भी मौका मिलता है कि भाई आप क्या चाहते हैं गवर्नमेंट से और गवर्नमेंट क्या जवाब देना चाहती है। लेकिन वैसा होता नहीं है। आपको भी पता है कि धनखड़ जी आए तो बीजेपी से उठकर है, क्योंकि उनको पद को बोला गया है कि आप पार्टी एफिलिएशन से ऊपर उठकर है, लेकिन कुछ कहीं ना कहीं वो पद भी बीजेपी के अंडर में ही रहता है। बीजेपी खुद चाहती है ना कि उसको कंट्रोल करूं मैं, ताकि अपोजिशन उनसे कम सवाल पूछें। और जब धनखड़ जी राज्यसभा में आए तो उन पर हमेशा एक आरोप लगे कि भाई वो संविधान की कम और गवर्नमेंट की ज्यादा सुनते हैं। सन 2022 में जब किरण रिजिजू उस टाइम के लॉ मिनिस्टर थे, उन्होंने क्या सुप्रीम कोर्ट पर ऐसा धावा सा बोल दिया। उन्होंने कहा कि कलीजियम सिस्टम के तहत जो भी जजेस अपॉइंटमेंट किए हैं वो ओपेक हैं, ट्रांसपेरेंस नहीं है। बताइए, ये तो सेंसिटिव मैटर है। कॉलेजियम में 5 लोग होते हैं, चीफ जस्टिस और 4 प्यूरी जजेस होते हैं। मैं कहां से ला करके किसी को उस कॉलेजियम में एक और डाल दूंगा? कोई प्रक्रिया तो होना चाहिए, कोई तरीका होना चाहिए। वो सही से निर्णय कर ही नहीं पाते हैं। उन्होंने ड्यू डिलिजेंस को भी उठाते हुए कहा कि अगर सरकार का काम जजों के नाम पर साइन करना रह गया है तो इसमें सरकार की ताकत कहां रह जाएगी। जिसके 1 महीने बाद जब धनखड़ राज्यसभा में चेयर ऑफ पर्सन चुनकर आते हैं तो उन्होंने ऐसा मानो कि सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ एक मोर्चा सा खोल दिया है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2015 में नेशनल जुडिकल अपॉइंटमेंट कमीशन को असंवैधानिक कहकर रद्द किया गया था, उस पर उन्होंने कहा कि आप संसद से ऊपर थोड़ी ना है। अरे वही एनजेएसी जिसे सन 2014 में मोदी गवर्नमेंट ने बनाया था, तभी क्या है कि जो भी जुडिशरी में जो जज हैं उन पे गवर्नमेंट का कंट्रोल रह सके, क्योंकि भाई मोदी तो राजनीति के पक्के खिलाड़ी थे ना। उन्हें पता था ना कि सबसे पहले जुडिशरी को ही कंट्रोल करें, कोई सवाल ही ना पूछे, कोई ऐसा निर्णय आए ही ना जो उनकी गवर्नमेंट के खिलाफ हो। कोई सवाल, अगर डेमोक्रेसी में कोई सवाल नहीं पूछेगा तो कोई जवाब नहीं देना पड़ेगा, अपना काम चलता जाएगा। जय माता दी।
धनखड़ जी का मानना था कि एनजेएसी को तो संसद में बहुमत से पास करवाया गया था, और अगर हमारी जुडिशरी एनजेएसी को भी रद्द करती है तो इसका मतलब है कि वो संसद का अपमान कर रही है, जनता के मैंडेट्स का अपमान कर रही है, क्योंकि संसद में बैठे तो वही लोग हैं जो जनता से चुनकर आए हैं। और कहीं ना कहीं मोदी गवर्नमेंट भी इशारों इशारों में जुडिशरी को यही बात समझाना चाहती थी जो धनखड़ कहना चाहते थे, क्योंकि 2014-15 के टाइम विपक्ष भी मोदी गवर्नमेंट को घेर रहे थे कि कैसे ये मोदी गवर्नमेंट जो हमारे देश की इंडिपेंडेंट बॉडीज हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका, पुलिस, सीबीआई, ये जो भी हैं, इनको ढंग से काम नहीं करने दे रही है, इनमें क्या इंटरफेरेंस कर रही है। क्योंकि मोदी जी ठहरे राजनीति के पक्के खिलाड़ी, उन्हें पता था ना कि पहले किस चीज को कंट्रोल करें ताकि उन्हें लोग कम सवाल पूछें। बात आ रही है ना आपको समझ में, या कोई गलत चल रहा है? और इसके बाद 2023 में हमारे जगदीप धनखड़ ने संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पर ही सवाल खड़ा कर दिया। बोलो, एक दूसरा हमला जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर किया। आपको याद नहीं है तो याद करा दूंगी, सन 1973 में केशवानंद भारती और द स्टेट ऑफ केरला के बीच कोर्ट ने संसद को आदेश दिए थे कि संसद किसी भी संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर में थोड़ा बहुत संशोधन कर सकती है, बल्कि उसकी मूल ढांचे को कभी चेंज नहीं कर पाएगी। बात तो यही है ना। लेकिन धनखड़ जी का मानना है कि किसी भी डेमोक्रेसी में बेसिक स्ट्रक्चर तो सुप्रीमेसी ऑफ द पीपल होता है, और पार्लियामेंट का तो ये हक है, पार्लियामेंट का तो ये कस्टोडियन है कि वो जनता चाहती है वो कानून पारित करे, क्योंकि पार्लियामेंट में बैठे तो वही संसद है ना जो जनता से चुनकर आए हैं। क्योंकि धनखड़ जी का मानना था कि पार्लियामेंट बीइंग द कस्टोडियन ऑफ द ऑर्डिनेंट ऑफ द पीपल, उन्होंने जजेस को अपने कायदे कानून में रहने के लिए बोला कि ज्यादा फड़फड़ाहट करने की कोशिश मत करो, गवर्नमेंट को रोकने की कोशिश मत करो, अपने कायदे कानून में रहो, वरना फील्डिंग तुम्हारी भी सेट हो सकती है किसी दिन। और इस साल अप्रैल महीने में उन्होंने फिर से सुप्रीम कोर्ट को लताड़ दिया, जहां पर जुडिशरी ने बोला कि कोई भी प्रेसिडेंट और गवर्नर अपने पॉकेट वेटो का इस्तेमाल 3 महीने की ज्यादा अवधि के लिए नहीं कर सकता है। और इसके साथ उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी देश के प्रेसिडेंट, मेनली इंडिया की बात कर रहा हूं, और उनके राज्यपाल को मंत्रियों की सलाह पर ही काम करना चाहिए, ज्यादा फटफड़ाहट करने की जरूरत नहीं है। अगर प्रेसिडेंट हो तो अपनी हद में रहो और अपनी औकात में प्रेसिडेंट हो तुम, क्योंकि हमारे संविधान के अनुच्छेद 111 और अनुच्छेद 200 में प्रेसिडेंट और गवर्नेंस को पावर दी गई है कि वो किसी भी कानून जो हमारे देश की राज्यों की सरकारें और देश की सरकार लाती है उनको रोक सकते हैं, उनकी समीक्षा कर सकते हैं, उनको वापस भेज सकते हैं। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहीं नहीं लिखा है कि वो कितने समय के लिए, जबकि जुडिशरी अपने पावर को दिखाना चाहती थी और इसीलिए उन्होंने बोला कि 3 महीने से ज्यादा तुम नहीं कर सकते। इसमें हमारे धनखड़ जी फिर से नाराज हो गए, क्योंकि वो ठहरे जाट बुद्धि, जाट किसी की कहां सुनने वाले हैं। बेसिकली हुआ यह था कि तमिलनाडु की सरकार और वहां के राज्यपाल आरएन पे आरोप लग रहे थे, क्योंकि तमिलनाडु की सरकार जहां अपने मंत्रियों की बहुमत से कोई भी कानून लाने के लिए उनको पारित करती, फिर उन्हें राज्यपाल से भेजा जाता है, और जब राज्यपाल अपने साइन कर देता है तो वो कानून उस स्टेट में लागू हो जाता है। लेकिन जो वहां के राज्यपाल है ना, उन्होंने उस कानून को क्या एक जगह रोके रखा। होता है देश की मतलब गवर्नमेंट की में, जब किसी सेंटर की गवर्नमेंट किसी स्टेट की गवर्नमेंट से अलग होती है तो सेंटर की गवर्नमेंट चाहती है ना कि उनका राज्यपाल हो वहां पे जो भी, वो ज्यादा से ज्यादा समय तक उनको रोके रखे। धनखड़ के साथ भी यही हुआ था जब वो वेस्ट बंगाल के राज्यपाल थे, जहां पर उन्हें बहुत सारे आरोप लगे थे कि वो सेंटर की मानते हैं ना कि स्टेट की। तो इसमें धनखड़ बीच में कूद आ पड़े। उन्होंने बोला कि देश की जुडिशरी किसी भी प्रेसिडेंट को कैसे हिदायत दे सकती है, वो तो हेड ऑफ द स्टेट है, और पार्लियामेंट से ऊपर इस भारत में कोई भी नहीं है। उन्होंने जुडिशरी को फिर से अपनी औकात दिखाई, जिसके चलते उन्होंने जो चेक एंड बैलेंस का गेम रहता है ना, कि जुडिशरी गवर्नमेंट को चेक करती रहती है, गवर्नमेंट जुडिशरी को चेक करती रहती है, लेकिन यहां उन्होंने जुडिशरी को आउट ऑफ द विंडो कर दिया कि सिर्फ चेक में तुम ही रहोगे, गवर्नमेंट चेक में नहीं रहेगी। और कहीं ना कहीं ये सारी वही बातें हैं जो मोदी जी कहना चाहते थे, लेकिन वो कह नहीं पा रहे थे। तो ये सब क्या कि यहां तक तो धनखड़ जी सिर्फ पीएम मोदी के अनुसार ही काम कर रहे थे, उनके इशारों पे ही नाच रहे थे। लेकिन उसके थोड़े दिन बाद टाइम्स ऑफ इंडिया में वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जगदीप धनखड़ के खिलाफ एक आर्टिकल छपता, जहां पर वो बताते हैं कि जो जगदीप धनखड़ के जो शब्द है ना, जो हाल फिलहाल में वो बोल रहे हैं, फड़फड़ा रहे हैं, उनका देश की राजनीति में कोई भी वैल्यू नहीं है। ये सारे शब्द उनके ए सेरेमोनियल हैं, बस कहने के और हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। तो जो भी हमारा कोई नया जो रीडर है वो इसे कोई सीरियस ना लें, उनके शब्दों का कोई मोल नहीं है। तो यहाँ उन्होंने हर एक देश के न्यूज़पेपर ने जगदीप धनखड़ की खूब जलालत की।
लेकिन फिर भी जगदीप धनखड़ अपने रवैये को नहीं छोड़ते हैं। वो एक माहौल सेट कर रहे थे, वो गवर्नमेंट की बातों को जुडिशरी तक पहुंचा रहे थे और जुडिशरी को एक साफ साफ हिदायत दे रहे थे कि अपने कायदे कानून में रहकर काम करो, ज्यादा फड़फड़ाने की कोई भी जरूरत नहीं है तुम्हें। लेकिन ये सब धनखड़ की जो बातें हैं वो हम देख रहे हैं कि धनखड़ जी सीधे बड़बोले टाइप के इंसान है, वो सामने आकर बोलते हैं। लेकिन उन्होंने राज्यसभा के अंदर क्या किया, मतलब राज्यसभा में वो चेयर ऑफ द स्टेट थे, तो वहां पर उन्होंने क्या किया, तो वहां पर भी धनखड़ जी पर आरोप लगे हैं कि वो कभी भी विपक्ष को डांटने और उसको फटकार लगाने का एक भी मौका उन्होंने आज तक अपने जीवन में नहीं छोड़ा। I know you want to destabilize the entire nation. Yeah, you are out to create chaos in the. सन 2023 में जब पूरा मणिपुर धू-धू करके जल रहा था, तब विपक्ष ने मांग की थी कि देश के प्रधानमंत्री एक बार देश के निम्न सदन या उच्च सदन लोकसभा राज्यसभा में आए और कुछ तो बयानबाजी करे कि कैसे देश का एक प्रदेश धू-धू चल रहा है जहां पर जातीय घटनाएं हो रही हैं, मतलब दो जाति आपस में बटी हुई और लाखों करोड़ों लोग मारे गए हैं। लेकिन वहां पर धनखड़ जी ने कहा कि संविधान में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि चेयर ऑफ द स्टेट राज्यसभा का पीएम मोदी को बाधित कर सकता है कि वो सदन में आए और विपक्ष की हंग मांग पर जवाब दें। और ऐसा ही जब हुआ जब 13 दिसंबर 2023 को कुछ युवा स्मोक बम के साथ अपनी मांगों को लेकर लोकसभा में घुसे, तब विपक्ष ने कहा कि यही है क्या इंटरनल सिक्योरिटी। कहां गई देश की इंटरनल सिक्योरिटी, कहां गए वो अमित शाह। देश ने कुछ तो करना चाहिए। ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी भी देश की लोकसभा में कुछ युवा घुस गए और हमारी सिक्योरिटी कहां है, पता ही नहीं चला। तो इतने हंगामे के बाद ना तो अमित शाह ने कुछ जवाब दिया और ना ही मोदी जी ने मणिपुर के बारे में कहा। लेकिन हुआ ये कि जो धनखड़ जी की गाज है ना, वो विपक्ष पे जाके पड़ी। 146 एमपीज को लोकसभा और राज्यसभा में मिलाकर उनको डिसमिस कर दिया, जो देश की राजनीति में पहली बार हुआ। और हाल ही 2023 में जब पूरे देश में पेपर लीक हो रहे थे, नीट यूजी, नीट पीजी, एसएससी, सीजीएल, बहुत सारे, तब खड़गे जी ने आवाज उठाने की कोशिश की। लेकिन धनखड़ जी क्या खड़गे जी के अनुसार उनको देख नहीं रहे थे, तो खड़गे जी वेल में आ जाते हैं, मतलब जहां चेयर ऑफ द स्टेट का जो इलाका होता है ना बैठने का, उसके जरिए पास में आ जाते हैं और फिर वो अपनी बात कहते हैं। क्योंकि खड़गे जी का मानना था कि हम धनखड़ जी की तरफ देखते हैं और धनखड़ जी मोदी जी की तरफ देखते हैं, तो उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए। लेकिन इसके बाद धनखड़ जी का बहुत ही इमोशनल बड़ा स्पीच आता है कि कैसा हो सकता हमारे देश की कॉन्स्टिट्यूशन में कि कोई विपक्ष का नेता एलओपी लीडर ऑफ अपोजिशन वेल में घुस गया है। वाह रे मदर इंडिया, वाह रे डेमोक्रेसी ऑफ मदर इंडिया, कैसे हो सकता है ये देश में है। लेकिन इसके बाद भी धनखड़ जी का अपना बड़बोलापन जारी रहा। कभी वो आरएसएस के पक्ष में आ जाते हैं। RSS bears unimpeachable credentials, is an organization that has full constitutional rights to participate in the development journey of this nation. कभी वो इशारों में समझाते हैं कि जो राहुल गांधी है ना, वो पीएम मटेरियल का तो पता नहीं, लेकिन देश के लिए जोकर और देश का एनिमी जरूर बनेगा एक दिन। Nothing can be more condemnable, despicable and intolerable that you become part of enemies of the nation. और इतना सब बयानबाजी के बाद धनखड़ जी के खिलाफ विपक्ष ने पहली बार देश की राजनीति में पहली बार किसी वाइस प्रेसिडेंट के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पारित किया कि भाई धनखड़ जी हमारे विपक्ष को तो बोलने का मौका ही नहीं दे रहे हैं। वो तो सब सरकार की बातें मान रहे हैं, सरकार जो कहती है वो बोल देते हैं, सरकार जो नहीं चाहती वो नहीं करते हैं। उन्होंने विपक्ष को तो निष्पक्षता से लिया ही नहीं, उन्होंने सदन की गरिमा को बनाया ही नहीं रखा। बात तो यही है ना। और ये वही विपक्ष है जो थोड़े दिन पहले धनखड़ जी का मजाक बना रही थी। धनखड़ जी का मजाक बना रही थी, जहां पर विपक्ष के ही कोई एक एमएलए एमपीज थे जो धनखड़ जी की संसद के बाहर मिमिक्री कर रहे थे और विपक्ष में राहुल गांधी जी खूब उनके वीडियो बना रहे थे। तब भी धनखड़ जी का बहुत ही बड़ा एक शॉकिंग स्टेटमेंट आता है कि आप 138 साल पुरानी पार्टी हैं, अब धनखड़ का कितना ही मजाक कर लेंगे ना, हमारे देश के जो ये प्रेसिडेंशियल पद है इसका मजाक नहीं करें।
मान्य सदस्यगण, आज का दिन भारतीय संसद के इतिहास में इतना दागी हो गया है कि प्रतिपक्ष के नेता स्वयं वेल में आए। ऐसा कभी नहीं हुआ है। कहीं ना कहीं मैं इस बात से उनकी सहमत भी करता हूं कि विपक्ष को ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन धनखड़ जी जो विपक्ष की सही मांग है वो भी तो माने। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि भाई धनखड़ जी तो हमेशा ही विपक्ष को बात नहीं मान रहे थे, सरकार का साथ दे रहे थे, कहीं ना कहीं सरकार की ही बात जुडिशरी और विपक्ष को पहुंचा रहे थे। तो ऐसा तो क्या हो गया कि हमारे देश के सुप्रीमो मोदी और अमित शाह ने उनको हटा दिया। तो बात यह है कि धनखड़ जी हाल फिलहाल में एक दो ऐसे मुद्दों पे बोल पड़े जो विपक्ष नहीं चाहती थी। धनखड़ जी ने बोला कि ऐसा क्यों हो रहा है कि देश में हर साल किसान आंदोलन कर रहा है, हर साल किसान सुसाइड कर रहा है, किसानों के द्वारा बेचे जाने वाले धान की प्राइस नहीं बढ़ रही है। बात तो यही है ना। कृषि मंत्री जी, एक एक पल आपका भारी है। मेरे आपसे आग्रह है और भारत के संविधान के तहत दूसरे पद पर विराजमान व्यक्ति आपसे अनुरोध कर रहा है कि कृपया करके मुझे बताइए, क्या किसान से वादा किया गया था और वादा किया गया वादा क्यों नहीं निभाया गया, और वादा निभाने के लिए हम क्या कर रहे हैं। गत वर्ष भी आंदोलन था, इस वर्ष भी आंदोलन है, काल चक्कर घूम रहा है, हम कुछ कर नहीं रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बात हमारे देश के सुप्रीमो को बुरा लगी। कहीं ना कहीं मोदी जी ने उनको दिल से माफ नहीं किया होगा, तो रेजिग्नेशन के लिए मजबूर कर दिया। बात तो यही है। और धनखड़ जी का सेक्युलर और सोशलिस्ट पर जो भी बयानबाजी आई थी वो भी मोदी जी को दिल में बहुत खटका है। तो ये भी कारण हो सकता है उनको रेजिग्नेशन के लिए मजबूर करने का। अब धनखड़ जी के रेजिग्नेशन के बाद राजनीति के गलियारे में आ रही है, इफ नॉट धनखड़ देन नेक्स्ट हु, धनखड़ नहीं तो कौन। अब भाई इसका जवाब तो आरएसएस और मोदी को ही पता होगा कि धनखड़ नहीं तो कौन। लेकिन राजनीति में एक बात साफ है कि अगर सरकार के कितने भी करीबी रह गए हो, अगर मौका आएगा तो बुलडोजर आप पे भी चलेगा, बुलडोजर आपके घर पे भी चलेगा, आपकी कुटिया भी कहीं ना कहीं हवा में ध्वंस हो जाएगी या फिर जमीन में गाड़ दी जाएगी, या फिर आपकी कामनाओं को समतल कर दिया जाएगा। राजनीति में कोई किसी का नहीं है बंधु। जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा नहीं लगा तो अगर यहाँ तक पहुंच ही गए हो तो वॉच टाइम पे हमारे वैसे भी बढ़ गए हैं।